अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात में क्या चल रहा है, पार्टी की तंजीम के हवाले से गुज़िश्ता कुछ दिनों से अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गड्डापुर ने अडियाला जेल रावलपिंडी में इमरान खान से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने इमरान खान को शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का ऐलान करते हुए बाकायदा एलामिया जारी किया था। तमाम बैरिस्टर गौहर ने इस एलामिया से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा था कि उनके पास इमरान खान की जानिब से ऐसी कोई इत्तलात नहीं आई। आज शहरयार आफरीदी ने भी कहा कि कल मेरे सामने बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को हटाने की कोई बात नहीं की। इस मामले पर शेर अफजल मरवत ने अपने एक बयान में कहा है कि मैं हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ वफादार रहा हूं और अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रहूंगा। मुझे हालिया फैसले से बहुत दुख हुआ है। इससे पहले बैरिस्टर सैफ को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया था। इसके अलावा मशाल यूसुफ जई ने भी कहा कि मेरे खिलाफ पार्टी में मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगी। मुझे साजिश के जरिए काबीना से हटाया गया। उन्होंने यह भी इंकशाफ किया कि मैं अब भी इस बात पर कायम हूं कि बुशरा बीबी अपनी मर्जी से डी चौक से नहीं आई। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज पीटीआई ने IMF मिशन को एक डॉजियर और एक खत भेजा था और इसकी उमर अयूब ने तस्दीक करते हुए कहा था कि IMF मिशन को डॉजियर और खत भिजवा दिया है और चीफ जस्टिस को भी भिजवाया है। गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने भी आर्मी चीफ को एक तीसरा खत लिखा है, जिसकी तस्दीक वकील फैसल चौधरी ने की। आज इस हवाले से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, अगर मिला भी तो इसे वजीर आजम को भिजवा दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी मामलात हैं और ये IMF वफ्द के जो डोजियर उनके हवाले किया गया है और ख़त लिखा गया है, इस पर हुकूमत की तरफ से भी तनकीद है। इन इशूज़ पर बात करने के लिए अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर कौमी असम्बली हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, पार्टी के जो अंदरूनी मामलात हैं उन पर तो बाद में बात करते हैं, लेकिन ये जो IMF को ख़त लिखा गया है और एक डोजियर दिया गया है, इस पर हुकूमत की तनकीद को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसका जवाज है, इसकी जरूरत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। सबसे पहले शब जुमे को जो मुबारक रात है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को मुल्क बनाए जिसका ख्वाब 27 रमजान अल मुबारक को जो है ये पूरी कौम ने देखा और हमारी जिंदगी में वो हो। हम इस मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत देखें और दुनिया की हाँ और ना के फैसले हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान से हों। ये इस वक्त शायद दीवाने का ख्वाब लगे, लेकिन अल्लाह सब चीज पे कादिर है। हाँ, मेहनत शर्त है और वो हम सब ने करनी है, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाते हैं अलैसल इंसाना इल्ला मा सआ, देयर इज नथिंग बट दैट फॉर व्हिच यू स्ट्राइव फॉर। आपके लिए कुछ भी नहीं है लेकिन सिर्फ वो जो आप मेहनत करते हैं। हमने मेहनत करनी है और वक्त आएगा कि दुनिया पे इंशाअल्लाह पाकिस्तान का सिक्का जमेगा और ये जो IMF और इस तरह के इदारे हैं इनकी फिर हमें जरूरत नहीं होगी। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखिए आइडियली स्पीकिंग किसी भी बैनुल अक़वामी इदारे को अपने अंदरूनी मामलात में ना दावत देनी चाहिए इंटरफेरेंस की, ना हमने कभी की है ना करेंगे, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन पास करना जरूरी इसलिए है कि इन इदारों के साथ जब आपकी एग्रीमेंट होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप कुछ कमिटमेंट्स करते हैं, जिसमें से एक कमिटमेंट ये भी है कि आपने डेमोक्रेसी को लेके चलना है, आपने ह्यूमन राइट्स देने हैं, आप साफ़ी आजादी होनी चाहिए। पीका एक्ट से जिस तरह आपकी जबाबंदी हुई है साफियों की, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया पे वार हुआ है और जिस तरह सियासी आजादियां जो है वो कदगन लगी है और सियासतदानों को जेलों में ठोंस दिया गया है, डाल दिया गया है। मुल्क के सबसे बड़े लीडर को 5.5 दिनों से जेल में डाला है, एहतजाजियों को गोलियां मारी गई हैं। ऐसा कौन सी डेमोक्रेसी में होता है? तो ये जो हुकूमत है, इससे जान छुड़ाना इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खिदमत है। अच्छा, लेकिन वो जो डॉजियर दिया गया है उसमें उमर अयूब ने कहा कि धांधली से मुतालिक जो है वो शवाहिद है, तो ऐसा लगता है कि उसका फोकस ज्यादा 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से है। ऐसा क्यों है? बहुत बड़ी ज्यादती है। जिस तरह आप जब एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा हैं, ग्लोबल विलेज है दुनिया, आप यूनाइटेड नेशंस के हिस्सा हैं, आप यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, आप OIC का हिस्सा हैं, आप GSP प्लस आपके पास है, आप मुख्तलिफ शंघाई कोऑपरेशन का आप हिस्सा हैं, बहुत सी इदारों के आप हिस्से हैं, आप सिग्नेटरीज हैं। ये कैसे आप कर सकते हैं कि दिन दहाड़े आप पूरा मतलब इलेक्शन ही उठा के ले जाएं?
मतलब ये तो हमने सुना था कि छांगा मांगा की सियासत होगी जनाब, मियां साहब के लिए वोट ले आए जनाब, पीपल पार्टी तोड़ के पैट्रियट बन गई तो उसमें कुछ वोट तोड़ दिए। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वजीर आजम सीट हार जाए उसको जिता दें, उसको वजीर आजम बना दें, वजीर आला की सीट पे बैठी खातून सीट हार जाए उसको वजीर आला बना दें, आपका जो फॉरेन जो डिफेंस मिनिस्टर है वो सीट हार जाए उसको डिफेंस मिनिस्टर बना दें। यानी कि कितनी अजीब सी बात है कि दानली होती थी पहले, जो गलत चीज है कि 15, 20, 30 सीटें दे के तो किसी को बना दिया, यहां तो 17 सीटों वालों को ऊपर। तो आप मुझे बताएं, ये इस तरह की डेमोक्रेसी, अब शायम डेमोक्रेसी भी कोई शायम होती है, मतलब है कि कोई यार कोई मतलब है कोई बंदा, लेकिन हम देखें ऐसे जितने मामलात हैं, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान के मामलात में किसी को दखल आइडियली नहीं देना चाहिए, लेकिन जब इस तरह के डॉजियर दिए जाते हैं या खत लिखे जाते हैं तो क्या ये इन इदारों को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत देने की दावत के मुतरादिफ नहीं है? ये लकीर हम कहां खींचे? देखें, कभी भी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। इमरान खान साहब की हुकूमत जाने की एक बहुत बड़ी वजह क्या थी? ये ड्रोन पहले इधर से नहीं उड़ते थे, शरफ के जमाने से नहीं उड़ते थे। एमल कांसी को किसके दौर में दिया गया उनको? ये खालिद शेख मोहम्मद का जो वाकया हुआ, या जो एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, जो अमेरिकन बूट्स उतरे, यानी कि जो अमेरिकन अड्डे, अयूब खान साहब का जमाना, जिया साहब का जमाना, बीबी साहिबा का जमाना, ये एक नहीं बेशुमार मिसालें हैं। एक इमरान खान था जिसमें जरूरत थी एक सुपर पावर के सामने खड़े होकर कहने की कि नो, एब्सोल्युटली नॉट, उसकी कीमत चुकाई। तो हमें सॉवरेनिटी के सबक ये लोग ना सिखाएं, खुद जरा कमर सीधी करके खड़ा होना सीखें। वो आदमी जो टांग पर टांग रख के हाथ में तस्बीह पकड़ के आंखों में आंखें डाल के व्हाइट हाउस में बात करता था, उसको कोई पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और सलामती की सबक ना सिखाएं। आप मेहरबानी फरमाएं, आप खड़े हों और अपने पूरे कद के साथ, लेकिन आप कैसे खड़े होंगे? आप बोने हैं, आप हारे बैठे हैं, आपके असासे बाहर हैं, आपकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, आपके बिजनेसेस बाहर हैं। आपको मैं क्या कहूं कि आप पाकिस्तान के उन लोगों में से हैं कि आज अगर पाकिस्तान की हालत है, अली मोहम्मद या इमरान खान ने तो स्टील मिल नहीं बैठाई, अली मोहम्मद या इमरान खान ने तो PIA नहीं बेचा, अली मोहम्मद या इमरान खान ने या असद उमर ने या शाह महमूद कुरैशी ने या हमारी लीडरशिप ने, हमने तो नहीं रेलवे बेची, हमने तो पाकिस्तान में करप्शन का दौरा नहीं किया, हमारे तो नहीं असासे थे बाहर, हमारे तो ऑफशोर अकाउंट्स नहीं थे, यही लोग थे ना। अच्छा। तो आप मुझे बताएं रहमान अजहर साहब, यू डोंट रीइंफोर्स द फेलियर, दिस इज व्हाट पीपल लाइक मी एंड यू बीन टॉट इन लॉ, कि आप यू डोंट रीइंफोर्स द फेलियर। जिन लोगों की वजह से ये हुआ, हमारे हाथ से इख्तियार लेके उन्हीं के हाथ में थमा दिया, यानी कि जो पाकिस्तान की तबाही का बायस थे उन्हीं को थमा दिया कि लोग चलाओ, और उनको इलेक्शन पूरा उठा के उनके दे दिया। इस पे एहतजाज भी ना करें, यानी कि आप मारे भी और हमारी आवाज भी ना आए। अजीब बात है कि तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। अच्छा, ये देखिए, ये एक और खत जिस पर बात हो रही है, और आज आर्मी चीफ ने उस पर जो है वो बात भी की, वो खान साहब के तीसरा खत लिखा। कल फैसल चौधरी ने कहा, आज तो आर्मी चीफ ने कहा कि मुझे कोई खत नहीं मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा बल्कि वजीर आजम को दे दूंगा। अब ये खान साहब क्यों खतूत लिख रहे हैं, ओपन लेटर्स जो लिखे जा रहे हैं? देखिए, खान साहब मुल्क के साबिक वजीर आजम हैं, और बतौर वजीर आजम उन्होंने जो मुल्की मसाइल को देखा है, जेल में इंसान को बहुत कुछ सोचने, बहुत कुछ लिखने, परखने का मौका मिलता है। बल्कि ये मैं खुद सवाल कर चुका हूँ खान साहब से, नफ्स नफीस। अच्छा, तो क्या जवाब मिला फिर आपको? जेल में बैठे हुए थे और मैंने पूछा उनसे कि खान साहब, 1971 से जब आप पहला टेस्ट मैच खेले थे यूके में, आप 17 साल के थे, अब आप 72-73 साल के हैं। इस पूरे 54 साल के अरसे में ये कुछ दिन जेल के जो हैं, कुछ तो खैर नहीं है तो बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो इन दिनों में आप दुनिया से और लोगों से कटे रहे, वरना आप तो पब्लिक के आदमी हैं, एज ए क्रिकेट स्टार, एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए नेशनल हीरो, हमेशा लोगों के बीच में गिरे रहे। कि हमें वो तस्वीरें, वो चीजें याद है जब खान साहब लोगों के बीच में बैठे खाना खा रहे हैं, और जो है वो एक अवामी आदमी। तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत कुछ सोचने का मौका मिला है। तो एक लीडर के तौर पे उन्होंने जो चीजें देखी
उसको उस पे खत पे लिखा, उसको राइटिंग में लेके आए, कुछ चीफ जस्टिस साहब को, कुछ आर्मी चीफ साहब को लिखा। लम्हा फिक्रिया तब होता कि इमरान खान हिंदुस्तानी आर्मी चीफ को लिखते या अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखते। वो तो पाकिस्तान के अपने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और अपने आर्मी चीफ को लिखा है, और उनको जो लगा है कि चीजें गलत हैं उसमें ठीक करने के लिए पहले उन्होंने चीजें बताई हैं कि क्या क्या गलत हो रहा है और अपनी तजवीज दी है कि क्या होना चाहिए। एज ए साबिक वज़ीर आज़म उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, तारीख का हिस्सा बना है। बाकी कोई अमल करता नहीं करता वो एक अलग चीज है। बहरहाल चीज सामने आ गई है कि इमरान खान साहब ने, एक साबिक वज़ीर आज़म ने, मसाइल की निशानदही और उनके हल के मुमकिन हल के लिए जो तजावीज दी हैं वो नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक मामला, क्योंकि आप जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, वो स्पीकर कौमी असम्बली का एक रद्दअमल जो है, जो एक जज जो रिमार्क्स पर, एक जज साहब के रिमार्क्स के ऊपर जो है वो आया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जो स्पीकर ऑफिस की तरफ से जो है वो रिस्पॉन्ड जो है वो किया गया और इस पर पार्लियामेंट में जो बात हुई है। देखिए, उसूली तौर पे तो मैं समझता हूं कि किसी इदारे को किसी और इदारे में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और अगर आप कोई अमल करते हैं तो आप आईन के मुताबिक अमल कीजिए। अदलिया फैसले करे, इंतजामिया मुल्क चलाए और मुकन्ना कानून बनाए। लेकिन जहां हम ये समझते हैं कि अदलिया से ऐसे कोई बयान नहीं आने चाहिए, जो चीफ अपना स्पीकर साहब ने जो बात की है, वहीं हम ये भी तवक्को रखते हैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर एंड एज अ लॉयर कि उस वक्त भी हमारे मोहतरम स्पीकर साहब को इतना ही स्टैंड लेना चाहिए था जब 26वीं आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट पे पार्लियामेंट को हमलावर किया गया इस फॉर्म 47 हुकूमत की तरफ से। उसको भी इतनी ही तंदाई से उस पर रोक होनी चाहिए थी कि आप मुझे बताएं रहमान भाई, आईनी तरमीम हो रही है गैर आईनी काम से, यानी कि आप आईनी तरमीम कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस को उठा के, अगवा करके, ब्लैकमेल करके, डरा के, धमका के, उनके बच्चों के जरिए थ्रेट करके, खवातीन को पकड़ के उनको जेलों में डाल के। ये क्या है? आईनी तरमीम ऐसे होती है? जो हमारे मेंबरान के साथ हुआ है, ये जो सारा कुछ हुआ, ऐसे तरीके से वोट गैदर किए गए, हमारे लोगों को तोड़ा गया, खरीदा गया, वो इंसान नहीं थे? या खरीदा गया या तोड़ा गया, मजबूर किया गया, वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है? इस तरीके से जब आप आईन साजी करेंगे, उससे कौन सी पार्लियामेंट की तौकीर बड़ी है? उस पर भी तो इतना स्टैंड लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा अली भाई, क्योंकि पार्टी के अंदरूनी मामलात के हवाले से इस वक्त सबसे ज्यादा बात हो रही है, आप उन लोगों में से हैं जो शुरू से पार्टी के साथ हैं, नजरियाती कारकुन हैं पार्टी के। ये शेर अफजल मरवत साहब वाला जो मामला है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल में मरवत साहब को एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन उनकी खिदमत भी है, मुश्किल वक्त में खड़े भी रहे। और मुझे याद है जब पहली बार उनका मामला हुआ तो जेल में मैं खान साहब के साथ ही था। कुछ लोगों ने राय दी कि मरवत साहब को जो है कोई आप फारिग करें, कुछ करें, तो गौर साहब ने कहा कि मौका दें। आखिर में खान साहब मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और आखिरी बात मेरे से राय मांगी कि अली आप बताओ क्या करें। मैंने कहा सर, इस वक्त मुश्किल वक्त है पार्टी पे, आप लीडर हैं, एक मौका दे दें। खान साहब ने दे दिया मौका। उसके बाद कुछ इश्यूज दोबारा बने। मैं समझता हूं कि मरवत साहब को सुनना जरूर चाहिए, उनको एक मौका जरूर देना चाहिए। इस वक्त पार्टी को इत्तेफाक इत्तेहाद की भी जरूरत है, मुश्किल वक्त है पार्टी पे। और खान साहब अगर उनको एक दफा सुन लें, हो सकता है कि वो अपना मौकफ ज्यादा बेहतर बता सकें, क्योंकि कभी भी एक तरफा मौकफ नहीं सुनना चाहिए, दोनों तरफ की सुन के फैसला करना चाहिए। और ये बात मैंने खान साहब से की भी थी जेल में। अब तो मुझे बड़ा कम मौका मिलता है। 24 नवंबर के एहतजाज के बाद जब मैंने असेंबली में स्पीच की थी, जो डी चौक के कत्लेआम पे जब मैंने एहतजाज किया, असेंबली के अंदर बात की, उसके बाद से अडयाला में खान साहब से मेरी मुलाकात पे पाबंदी है। मैं जाता हूँ, अदालत का हुक्म भी होता है, मुझे नहीं छोड़ते। लेकिन जब मैं गया था तो उस जमाने में मैंने खान साहब से ये बात की थी कि खान साहब, और गौर साहब खड़े थे, मैंने गौर साहब को बुला के उनको, खान साहब को कहा कि गौर साहब सामने खड़े, मैंने उनको कहा गौर साहब आप आइए, मैंने खान साहब से कोई बात करी है। मैंने फिर खान साहब को कहा खान साहब, जो भी आपको यहाँ कोई किसी के बारे में बात करे, मैं भी आके किसी के बारे में बात करूं, पहले आप उस शख्स को बुला के उसको भी सुन लें, ताकि आपके सामने दोनों तरफ, मेरे ख्याल में दोनों तरफ का मौकफ आ जाए। उसके बाद जो खान साहब का फैसला होगा, सब उसको मनवान तस्लीम करेंगे, क्योंकि खान साहब हमारे लीडर भी हैं, हमारे हीरो भी हैं, और उन्हीं के दम से ये जमात।
राइट। और लास्टली जो केपी की तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसमें भी बहुत कुछ चल रहा है। एक तो एक्चुअली आपकी ये नेबरहुड भी है जो कि सियासत का मरकज या महवर जो है वो बनी होती है। तो क्या केपी में वाकई पार्टी को इस वक्त मुश्किल का सामना है? कोई पार्टी के अंदर इख्तलाफात की वजह से पार्टी का चलना मुश्किल हो रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किला है खैबर पख्तूनख्वा, मजबूत इंशाअल्लाह, और कोई भी ऐसा इशू नहीं है। थोड़ी बहुत चेंजेस होनी है क्योंकि जुनेद भाई आए हैं, तो जुनेद पुराने वर्कर हैं खान साहब के, और मेरे से तो बहुत सीनियर है, मैं बहुत उनका एहतराम करता हूँ, ईमानदार आदमी है, और सियासत में अपना ये दामन करप्शन से पाक रखना मैं कहता हूँ जहाज से कम नहीं है, इस आदमी ने साबित किया है। और उसको इतना तो हक जरूर मिलना चाहिए कि अपनी मर्जी के कुछ चेंजेस कर सके, क्योंकि सदर है, बाकी हुकूमत अपनी जगह इंटैक्ट है। गंडापुर साहब को खान साहब को एतमाद हासिल है, और गंडापुर साहब ने मुश्किल वक्त में सर्व किया है, और ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन मैं समझता हूँ बन रही है। एक तरफ पार्टी का बर्डन गंडापुर साहब पे कम हो गया है, और दूसरी तरफ एक ऐसे तंजीमी शख्स को जिम्मेदारी दी है जिसके सामने ये पार्टी बनी है। चैन जैसे सामने एक वर्कर है जुनेद साहब, तो इसलिए आई थिंक आइडियल कॉम्बिनेशन है। कुछ लोगों के ओहदे छूटे हैं लेकिन उनको और जिम्मेदारियां दी गई हैं। अब जिस तरह बैरिस्टर सैफ साहब है, तो कोई आई थिंक सेक्ट इन्फॉर्मेशन का भी था, लेकिन उनके पास अभी भी वो एडवाइजर टू सीएम है वो उसमें, और जो तंजीमी ओहदा है वो तंजीमी शख्स को मिला है। मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह बेहतर कोऑर्डिनेशन आपको मुस्तकबिल करीब में नजर आएगी। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आली मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे पार्टी के इन इश्यूज के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ तो हुकूमत और अदलिया के माबैन जो मामला है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो IMF को डॉजियर और जो एक दिया है और एक खत लिखा है उस पर भी बात हो रही है, और फिर IMF वफ्द की जो मुलाकातें हैं, अब इस पर हुकूमत इन मामला को किस तरह से देख रही है, क्या हुकूमत का मौक़िफ़ है, उस पर बात करने के लिए बिलाल अजहर कैनी साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनसे मजीद बात करते हैं। कैनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैनी साहब, सबसे पहले तो ये जो PTI का जो IMF को उन्होंने एक डॉजियर दिया है, एक खत लिखा है ऑपोजिशन लीडर ने, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या इसका जवाब है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, एक कड़ी है जी, एक डिस्ट्रक्टिव सिलसिले की। IMF को अगर आप देखा जाए तो उनकी कोई पहली चिट्ठी नहीं है। 2022 में आपको याद है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत की और उन्होंने जाते जाते अपना IMF का प्रोग्राम तोड़ा, और फिर हमारी हुकूमत ने आके उन्हीं का ही टूटा फूटा प्रोग्राम रियासत की जरूरत समझते हुए रिवाइव किया, तो उस टाइम पे आपको याद है सबोटाज करने की पूरी कोशिश की गई। एक चिट्ठी लिखी गई उस टाइम के वज़राए खजाना की तरफ से, या वजीर खजाना KP की तरफ से, जो PTI की हुकूमत थी, तैमूर झगड़ा साहब की, आपको याद होगा। और जब उन्होंने कहा कि नहीं हमारी नीयत इसमें ऐसी नहीं है, तो तैमूर झगड़ा साहब और शौकत तरीन साहब की ऑडियो लीक भी आ गई, और आपने देखा उन्होंने अपना सूबाई हुकूमती इख्तियार वो इस्तेमाल करने को तैयार थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए मगर PTI की सियासत चमक जाए। अच्छा, इसी तरह एक साल कबल आपने फिर देखा इलेक्शंस के इर्द-गिर्द फिर से इमरान खान साहब ने एक चिट्ठी लिखी है IMF को, और आज आप फिर देख रहे हैं कि डोसियर पेश किया जा रहा है। तो बुनियादी मकसद क्या है? इससे कोई मुल्क को फायदा तो पहुंचना नहीं है। उनकी कोशिश यही है कि ताकि उनका एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जारी रहे, ताकि उनकी एक रेलेवेंस जारी रहे। उस रेलेवेंस के लिए वो मुल्क को बार बार IMF का प्रोग्राम डिट्रैक करके मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेलने को तैयार है। अच्छा। पिछली कोशिशें भी नाकाम रही है, ये कोशिश भी नाकाम रही है। लेकिन एक आर्गुमेंट जो PTI की तरफ से दिया जाता है वो कहते हैं कि हम एक रूल ऑफ लॉ का एक केस जो है वो देना चाहते हैं, और शायद IMF जहां पर जो है वो बाकी चीजों पर जोर दे रहा है, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर ये जोर दे कि गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करे, उसमें कोई रखना डालना है उसको रोकना हमारा मकसद नहीं है। उनकी तरफ से तो ये पहले भी ये बातें की थी, और तैमूर झगड़ा साहब और शौकत तरीन साहब की ऑडियो लीक में वाज़ेह तौर पर यही नीयत थी। अच्छा। पिछले साल भी यही नीयत थी। तो देखिए, मैं तो फिर भी कहता हूं अपना शौक ही पूरा करें। अच्छा। पहले भी इन्होंने अपना शौक पूरा किया और खोदा पहाड़ निकला चूहा। बल्कि IMF भी और दीगर लोग भी और इदारे भी समझ जाते हैं कि बुनियादी मकसद यहाँ पे क्या, एक सस्ती सियासत ये करना चाह रहे हैं, करें अपना शौक पूरा करें, हम उससे रोक नहीं सकते। मगर मेरे लिए हुकूमत के लिए कोई चैलेंज नहीं है, या मेरे लिए इट इज नॉट इवन प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, या बेमायनी चीज है, नेगोशिएशंस है। नहीं जी, उस तरह ही है जिस तरह आके ये रोजाना असेंबली में आके उधम मचाते हैं, क्वेश्चन आवर जिसके अंदर आवाम के इश्यूज डिस्कस होने होते हैं, उसके अंदर ये आके
सस्ती शोहरत के लिए जो नाराबाजी और कागज फाड़ के फिर वॉकआउट कर जाते हैं, ये उसी का ये एक आप कह लें कि रिटर्न वर्जन है। इस तरह का डोसियर पेश करना मेरे नजदीक इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं। बट ये IMF के जो वफ्द की मुलाकात है, खासतौर पर चीफ जस्टिस के साथ जो मुलाकात उनकी हुई, उस पर आज आजम नज़ीर तराड़ साहब ने भी बात की है, ख्वाजा आसिफ ने भी बात की, बट क्या बहुत गैर मामूली है ये मुलाकात? नहीं जी, इस तरह मेरे नजदीक गैर मामूली नहीं है, क्योंकि आई थिंक इसको थोड़ा सा कंटेक्चुअलाइज कर लें कि IMF के साथ जो हमारा मौजूदा प्रोग्राम है, जो आपको पता है पिछले साल एग्री हुआ, उसके बाद एक MEFP है जो पब्लिश होता है, जो वेबसाइट पे होता है, जिसके अंदर सारे प्रोग्राम के नुकात एक तफसीली डॉक्यूमेंट में बशमूल सारे स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स मौजूद होते हैं। उसमें से एक बेंचमार्क है कि आपने करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट जुलाई 2025 तक शाया होनी है, और ये चीज तब से पब्लिक है डॉक्यूमेंट में। तो एक स्केड्यूल्ड मिशन है जो उस रिपोर्ट की तैयारी के लीडअप में इस मिशन ने आके दीगर स्टेक होल्डर से फॉर एन असेसमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ या करप्शन वल्नरेबिलिटीज उसने आके काम करना था, और ये रिपोर्ट जुलाई तक पब्लिश होनी है। इसकी इस हद तक एक अहमियत है, और उसके अंदर उनकी ख्वाहिश थी कि ये जुडिशरी से मिले। चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया, ही एग्री टू मीट। आई थिंक अच्छी बात है। इस तरह की कोई रिपोर्ट शाया होगी तो उसके अंदर एक उनका एक मौकफ या पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, तो बेहतर रिफ्लेक्शन होगी इन इंटरनेशनल रिपोर्ट अबाउट आवर जुडिशियल सिस्टम। तो इस हद तक इसका इतनी इसकी अहमियत है। और दूसरा ये कि इसके इस तरह की असेसमेंट्स IMF और दीगर और इदारे दुनिया में जगह जगह करते हैं जहां पे IMF प्रोग्राम हो या ना हो, तो इसको उस तरीके से उस तनाजुर में नहीं देखना चाहिए जिस तरह IMF हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करती है। क्या जहां पर भी प्रोग्राम देता है वहां पर चीफ जस्टिस के साथ इसी तरह से मुलाकात होती है? नहीं, अपार्ट फ्रॉम प्रोग्राम्स, सेपरेट फ्रॉम प्रोग्राम्स, IMF करप्शन और गवर्नेंस की डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स दीगर और ममालिक में करता है, और जब करता है तो इसी तरह सारे स्टेक होल्डर से माय अंडरस्टैंडिंग इज बशमूल जुडिशरी मिलता है। तो मगर इसको हरगिज भी इस तरह नहीं देखना चाहिए जिस तरह IMF आके हुकूमत से मुज़ाकरात करता है एक प्रोग्राम के। दिस इज नॉट लाइक दैट। अच्छा, ये आप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात, ये मुज़ाकराती मिशन नहीं है, ये मुज़ाकराती मिशन नहीं है। उस हमारे एक कमिटमेंट के तहत एक असेसमेंट रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान और IMF ने जॉइंटली करप्शन और गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट की बनानी थी। उसके लिए एक मिशन आके सिर्फ एक स्कोपिंग कर और सबके पॉइंट्स ऑफ व्यू ले रहा है। ये हरगिज भी मुज़ाकरात का अमल का हिस्सा है। देखिए, ऐसी मुलाकात से एक तासुर जो है वो ये बन रहा है जैसे कोई IMF की तरफ से कोई अकाउंटेबिलिटी की जा रही है गवर्नमेंट की या जुडिशरी की, और ये मुलाकात एक इंप्रेशन जो है वो ये दे रही है। ये रहमान साहब, जिस तरह मैं जस्ट एंड इट्स गुड दैट वी आर डिस्कसिंग दिस, अच्छी बात है, क्लैरिटी आनी चाहिए। देखिए, इसकी रेलेवेंस इस मिशन की सिर्फ इस हद तक है कि एक असेसमेंट रिपोर्ट करप्शन वल्नरेबिलिटीज और रूल ऑफ लॉ पे आनी है, और एक रिपोर्ट शाया होनी है। ये हरगिज इसके नतीजे में कोई मुज़ाकराती बेंचमार्क या कोई चीज तय नहीं होनी। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल से अगर आप देखें इस तरह की डायग्नोस्टिक असेसमेंट इस हवाले से जरूर रेलिवेंट है मईशत के हवाले से, कि हमारी जुडिशरी की भी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उसका एक डायरेक्ट असर होता है हमारी मईशत के ऊपर, चाहे वो स्टे ऑर्डर्स की सूरत में हो, चाहे वो लोअर कोर्ट्स में दीगर और मसाइल हो, चाहे वो ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के टैक्स केसेस हों। तो आई थिंक इस तरह की एक असेसमेंट रिपोर्ट है जो शाया होनी है, उसके लिए अगर वो जाके सब स्टेक होल्डर्स से बशमूल जुडिशरी मिले, और उसके अंदर अगर एक रियलिस्टिक पोजीशन हमारी आ जाती है जिसमें जुडिशरी का भी अपना मौकफ आ जाता है, आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं है। एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि चीफ जस्टिस साहब ने ये मीटिंग ली। अगर वो उन्होंने एग्री किया तो ये मीटिंग हुई, तो अच्छी बात है कि विद एन ओपन माइंडसेट उन्होंने अपना मौकफ पेश किया। एंड आई एम होपिंग कि जो उन्होंने वहां पे रियलिटीज पेश की हैं वो रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होंगी जब भी ये रिपोर्ट जुलाई में एक्सपेक्टेड है पब्लिश होगी। अच्छा, राइट। एक और इशू जो कि पार्लियामान का इस वक्त जुडिशरी के साथ चल रहा है, जिस पर स्पीकर ने भी जो है वो अपना रिस्पॉन्स जो है वो दिया है। क्यों आपको लगता है कि पार्लियामान में ये मौकफ जो है वो लेने की जरूरत पेश आए, और फिर हुकूमत, जाहिर बात है क्योंकि एक तरफ तो ये स्पीकर हैं, दूसरी तरफ जो है वो जुडिशरी के वो रिमार्क्स हैं, हुकूमत इस मामले को जो है वो किस तरह से जो है वो नहीं, देखिए जी, मैं तो उस दिन फ्लोर पे मौजूद था जब स्पीकर साहब ने वो रिमार्क किए। मेरे ख्याल से आप एक जज साहब के रिमार्क्स के रिएक्शन में जो स्पीकर साहब ने बात की, मेरे नज़दीक जी बिल्कुल उन्होंने ना सिर्फ सही किया बल्कि मैं उनको उस पर दाद दूंगा, और आइंदा जब भी ऐसी कोई बात किसी भी बेंच से आती है इसी तरह ही बात उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। उसकी वजह ये देखिए, जजेस शुड स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स, एंड आप चलें ठीक है और चीज़ों पे बेशक बात करें, पार्लियामेंट के कोलैप्स
के ऊपर इतना ड्रास्टिक बात करना मेरे ख्याल से ना जजेस के एम्बिट में है, ना ही मुनासिब इस तरह की बात करना। तो मेरे ख्याल से जी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को मद्देनजर रखते हुए हमें बिल्कुल स्पीकर साहब ने एज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस बिल्कुल मुनासिब बात की। और मेरा ख्याल है कि कोई भी ऑनरेबल जजेस का हमारी बड़ा एक एलिवेटेड रोल है और इम्पोर्टेंट रोल है हमारी गवर्नेंस में, हमारी रियासत में। वो बिल्कुल अपना किरदार अदा करें, मगर इस तरह के बयानात अगर कोई देना चाहता है तो उसको सियासत में आना चाहिए, बेंच छोड़ के सियासत में आ जाए, जमात ज्वाइन करें, इलेक्शन लड़ें, आज़ाद लड़ें। तब तो शायद फिर भी आप कोई पार्लियामान के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू करना शायद कोई जवाब बने। तब भी मेरे ख्याल से मगर मैं लकीर कहाँ कहते हैं कि एक जुडिशरी की ओवरसाइट है जो कि होती है एक किसी भी डेमोक्रेटिक माशरे के अंदर। इदारे हैं जो पिलर्स ऑफ स्टेट हैं, उनकी एक दूसरे पर ओवरसाइट किसी ना किसी तरह से होती है। उस ओवरसाइट को और फिर इंटरफेरेंस को अब कहाँ किस तरह से अलग-अलग वो करेंगे? क्या चीज ओवरसाइट में आएगी और क्या चीज मेरे नजदीक जुडिशरी का रोल पार्लियामेंट की ओवरसाइट तो नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जी देखिए पार्लियामेंट्री एक सुप्रीमेसी है, एक आइन है जिसको ड्राफ्ट करने ओवरसाइट की जगह चेक्स एंड बैलेंस। जी 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 बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन देखिए टू द एक्सटेंट ऑफ मेरा ख्याल है ये जरा ज्यादा मुनासिब जी 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 तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के रूल्स की पासदारी, लॉज की पासदारी, आइन की पासदारी हो रही है टू इंटरप्रेट द लॉ एंड इंश्योर दैट इज बीइंग फॉलोड बाय व्हिचएवर ऑर्गन ऑफ द स्टेट हैज टू फॉलो द रूल्स एंड लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। उसका पैरा देना बिल्कुल जुडिशरी का काम है। मगर मेरे नजदीक मेरी समझ से बाहर कि कहीं से भी किस तरह इस तरह के रिमार्क्स एक बेंच से आना मुनासिब है कि पार्लियामेंट कोलैप्स कर गई है। मेरे ख्याल से निहायत नामुनासिब और ड्रास्टिक कमेंट था एंड आई एम होपिंग कि इस तरह का कमेंट लेकिन लग ये रहा है कि जैसे एक और शायद कन्फ्रंटेशन की एपिसोड जो है वो हम देख रहे हैं जिसमें एक तरफ पार्लियामेंट है या गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ जो है जुडिशरी। एक तो हमने देखी जब वो इंतखाबात वाला इशू था और उस वक्त जो है वो तकरीरें भी हुई, रेजोल्यूशंस भी आई, बाकी सारे मामला भी हुए। क्या ये उस तरह से तो नहीं दोबारा जैसी सिचुएशन तो नहीं हो रही हुकूमत और हुकूमत एंड पार्लियामेंट ऑन वन साइड और जुडिशरी ऑन दी अदर साइड? मेरे नजदीक ऐसा नहीं है जी। देखिए ये अगर हम इसी मिसाल को ले लें तो एक जज साहब है जिनने एक रिमार्क किया एंड आई थिंक आप कह रहे हैं ये एक जज साहब है या आप कह लें कि कुछ जजेस हैं जिनकी आपस में चिट्ठीबाजी चल रही है जो मेरे नजदीक अगेन फ्रॉम एनी एंड शुड नॉट हैपन। आई थिंक दिस इज वन थिंग द जजेस देमसेल्व्स हैव टू कंसीडर, उनका आपस का मामला है। मगर मेरे ख्याल से इस तरह लेटर्स लिखना, उनका पब्लिक होना, आई डोंट थिंक इट शुड हैपन एंड आई थिंक इट शुड स्टॉप। अदरवाइज आप देखें तो अब देखिए वकला के अंदर भी कुछ लोग, चंद लोग इस तरह की बात करते हैं, कुछ जजेस के भी एतराजात हो सकते हैं, मगर इस तरह कहना कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के दरमियान कोई ऐसी कोई कॉन्फ्रंटेशन है मेरे ख्याल से हरगिज नहीं। जुडिशल कमीशन का रिसेंट इजलास आप ले लें 10 फरवरी को जो हुआ, उससे पहले अगर आप देखें जुडिशल कमीशन का इजलास भी हुआ, जजेस भी उसके मेंबर्स वहां पे मौजूद थे, वो इजलास भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट बार ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने, चारों हाई कोर्ट के बार्स ने उसको इंडोर्स किया कि प्रोसीडिंग्स हैं। चंद लोगों ने कुछ आवाज उठाई, शायद चंद जजेस ने कुछ चिट्ठी लिखी, बट दैट शुड नॉट बी एट ऑल कंस्ट्रूड एज अ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। अगर उस तरीके से देखा जाए तो फिर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के दरमियान तो इन अ वे आप देखें कोई किसी किस्म की भी कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, क्योंकि जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है उसके तहत तो चीजें आगे मूव फॉरवर्ड भी कर रही हैं, बार्स भी इंडोर्स कर रही है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपना रोल परफॉर्म कर रहा है, उनके मेंबरान और हुकूमत के दरमियान तो किसी किस्म का भी। आपने चिट्ठियों की बात की, एक और चिट्ठी भी है, वो तीसरी दफा जो है वो लिखी गई है, आर्मी चीफ को जो है वो इमरान खान साहब ने जो है वो लिखी है। तो हुकूमत ये जो चिट्ठी दर चिट्ठी आ रही है इसको किस तरह से देखती है? मेरे ख्याल से कुछ तो आज इस हवाले से कुछ रिमार्क्स मीडिया में चले भी हैं। तो उन्होंने कहा मैं वजीर आजम को जो है वो दे दूंगा जो देखिए खान साहब की ख्वाहिश है जो, लेकिन वो एड्रेस वन साइडेड चिट्ठियां लिखने में से कोई रोक तो नहीं सकता जी। अच्छा, तो एक ख्वाहिश है उनकी, वो ख्वाहिश पूरी करें अपनी, मगर ये ख्वाहिशें ही रहेंगी जी। वो बेशक इस तरह की चीजें लिखते रहें, जिस तरह के मैंने आपसे कहा ये डोसियर्स, ये चिट्ठियां, बुनियादी मसला ये है कि बहुत सारा दे हैव ट्राइड एवरी पॉसिबल स्टेप, सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, फाइनल कॉल भी डिफ्लेट हो गई। अब उसके बाद यही बचा है जो आपके सामने देख रहे हैं, टूट फूट का शिकार है पीटीआई, और कभी कोई ओपन लेटर है, कभी कोई डोसियर है, तो कुछ ना कुछ तो उन्हें चलाना है जिसके ऊपर आप भी सवाल कर सकें और वो टीवी की जीनत बन सके। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिलाल अजहर कैनी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल जजेस और एक आर्जी जज की तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजारत कानून इंसाफ ने सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद यह नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात कर दिए गए, जबकि जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हो गए। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आर्टिकल 181 और 175 के तहत सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज तैनात किए गए हैं, जबकि जस्टिस एजाज सवाती कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात हो गए हैं। इसके अलावा जस्टिस जुनैद गफार कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जबकि जस्टिस अतीक शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात किए गए। इससे पहले जस्टिस सरफराज डोगर को कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने वाले 2 जजेस के एजाज में ज़िले अदलिया की जानिब से एशाइया भी दिया गया था। हम सीनियरिटी के मामले पर जो है रिप्रेजेंटेशन भिजवाने वाले 5 जजेस एशाइये में शरीक ना हुए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी भी मुलतवी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज की तकरीब हलफ बर्दारी आज होनी थी, जो कि अब कल होगी। हलफ बर्दारी की तकरीब जजेस के नोटिफिकेशन में ताखीर की वजह से मुलतवी की गई। वजारत कानून की जानिब से नए जजेस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन रात गए जारी किया गया था। अब एक तरफ राना सनाउल्लाह की तरफ से ये भी इशारे दिए गए हैं कि 2 जजेस के खिलाफ जो है वो रेफरेंस आ सकता है। फिर IMF वफ्द के साथ जो चीफ जस्टिस की मुलाकात है उस पर सियासी बहस भी हो रही है। इन मामलों पर बात करने के लिए हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जहांजेब अब्बासी इस वक्त मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। जहांजेब, बहुत शुक्रिया। जहांजेब, सबसे पहले तो ये जो मुलाकात के हवाले से बहस एक चली हुई है और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बार एसोसिएशन से भी मुलाकात हो सकती है। क्या ये बहुत गैर मामूली मुलाकातें हैं अदलिया के तनाजुर में? जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, ये गैर मामूली मुलाकात है। कम से कम जुडिशियल हिस्ट्री में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती कि IMF वफ्द जो कि मालियाती अमूर देखता है वो अदलिया के अमूर में खासी दिलचस्पी रख रहा है। मुलाकात हुई, गो के जब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से हम साफियों का इंटरेक्शन था तो उस वक्त भी जब ये कहा गया कि बानी PTI का एक खत जो है उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी को भिजवाया है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था उनसे भी कि IMF वफ्द की मुलाकात का कहीं से कोई लिंक तो नहीं है। उसका बहरहाल उन्होंने जवाब ये जरूर दिया कि भिजवाने का जो मामला है वो एक दिन पहले ये स्टेप उठा लिया गया था। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मियां राउफ अता से मेरी जाती तौर के ऊपर बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कल मुलाकात के लिए जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जी, हमें थ्रू ईमेल IMF की जानिब से ये कहा गया है कि कल 3 बजे हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है कि हम मुलाकात के लिए जाएंगे या IMF का वफ्द हमसे मुलाकात के लिए आएगा। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये गैर मामूली तौर के ऊपर चीजें जो हैं वो हो रही हैं। बिलखसूस चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जैसे इस मामले में उनकी जानिब से तो ये कहा गया कि गैर मुल्की सरमायाकारी जो पाकिस्तान में हो रही है उस मामले पे अपने जो इस्लाहात हैं उस हवाले से इनको बताई हैं। तो मामला खासा इंटरेस्टिंग है इस पूरी सूरत हाल में। ये बात देखने और ये जो वकला के साथ जहांजेब ये जो वकला के साथ मुलाकात होने जा रही है, कुछ ईमेल में उनको ये बताया गया है या कुछ उनकी तरफ से कंफर्म किया गया है कि एजेंडा इसका क्या होगा? क्योंकि चीफ जस्टिस के साथ जो मुलाकात हुई उसके बाद तो हमने एक एलामिया देखा और हुकूमत का मौक़िफ ये है कि वो एक असेसमेंट के लिए, हालात को जांचने के लिए जो है वो उन्होंने मुलाकात की थी। तो ये जो मुलाकात है ये किस लिए हो रही है? देखिए, ये मैंने पूछा था सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, तो उनका ये मौक़िफ़ था जी कि हम आपको मुलाकात के बाद जो है वो तफसील फराहम करेंगे। लेकिन सवाल बहरहाल ये जरूर है कि IMF का अब सुप्रीम कोर्ट जैसे हाईएस्ट फोरम के जो पहले कभी नहीं इस तरह हुआ कि मुलाकात की गई, क्या कुछ पेंडिंग केसेस ऐसे हैं जिसके ऊपर कोई बात हो रही है या कोई स्पेसिफिक केस है? वजह क्या है? ये खासा अहम मामला है। लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने तो इस बात को बहरहाल क्लैरिफाई किया गया था कि वजारत खजाना की दरखास्त आई थी कि आप मुलाकात करें, तो इसलिए हम मुलाकात कर रहे हैं। अब डिबेट काफी चल रही है, जैसे एक तरफ यूरोपीय यूनियंस के हवाले से हमने देखा, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स जारी की जाती रही हैं उस केस के से। तो इस पूरे सिनेरियो में कल जो है वो सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह होगी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ ठीक है। अच्छा, एक मुलाकात
राइट। एक और मामला जो कि ज़िले अदलिया ने जो इशाया दिया सुप्रीम कोर्ट जाने वाले 2 जजेस के लिए, उसमें भी 5 जजेस शामिल नहीं हुए। ये जो सीनियरिटी प्रिंसिपल वाला मामला है और ये जो कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, ये मामला भी कहां पर खड़ा है और फिर इसमें आगे क्या पेशरफ्त जो है वो हो सकती है? कौन तय करने वाला है इस प्रिंसिपल का क्राइटेरिया या इस असूल के हवाले से मजीद? देखें, इस मामले के ऊपर आर्टिकल 200 के तहत ये जजेस की ट्रांसफर हुई है। अब इस पे जुडिशरी डिवाइड है। विद इन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदलिया इख्तिलाफात का शिकार है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अदलिया इख्तिलाफात का शिकार है। 4 जजेस की जानिब से खत लिखा गया और उसमें इस सीनियरिटी इशू को डिस्कस किया गया है। पटिशन तो एक सुप्रीम कोर्ट में आ रही है, ये बात तय है। आर्टिकल 184(3) के तहत 5 जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी और उसमें सीनियरिटी इशू के हवाले से कि एक जज एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जब ट्रांसफर होता है तो सीनियरिटी उसके साथ ट्रेवल करती है या दूसरी हाई कोर्ट में, क्योंकि पहले से मौजूद जो जजेस हैं उनकी सीनियरिटी डिस्टर्ब होती है तो क्या नया ओथ लेना पड़ेगा। तो ये जो नया ओथ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब भी कोई जज न्यू ओथ लेता है उसकी सीनियरिटी फिर बॉटम से शुरू हो जाती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) आएगी। तो आर्टिकल 184(3) के तहत अगर ये पटिशन सुप्रीम कोर्ट में आई तो वो मामला जाएगा आईनी बेंच में। आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केसेस पर समाअत कर रहा है। तो हो सकता है वहां पे फिर वही क्वेश्चन उठे जो 26वीं आईनी तरमीम के मामले के ऊपर उठा था कि फुल कोर्ट तश्कील दे। ठीक है, विद इन द जुडिशरी के ऊपर इख्तिलाफात बहरहाल है। राइट, बहुत शुक्रिया जहां से अब्बासी हमारे मौजूद थे। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में हैं और तुर्की के सदर का कल रात सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत वफाकी वज़रा और दीगर हुकाम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। तैयब अर्दगान ने आज वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की और इस मौके पर पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है कि सदर तैयब अर्दगान का दौरा पाकिस्तान मुफीद साबित होगा। पाकिस्तान और तुर्किया के बरादराना ताल्लुकात हैं और दोनों कौमों के ताल्लुकात सदियों पर मुहित हैं। उन्होंने कहा कि हम तुर्किया के सदर को पाकिस्तान आने पर खुशामदीद कहते हैं। रजब अर्दगान ने कहा कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, यहाँ आकर दिली खुशी हुई है और आज हमने दिफा, तिजारत, ज़राअत, समाजी खिदमात, बैंकिंग समेत दीगर शोबाजात में मुआहदे किए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दौरान इदारा जाती ताल्लुकात और दोस्ती इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है और हम मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती को फ़रोग देना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम से इतने ही। मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।